जो मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैंने 3 तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंस बताए थे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और उसमें मैंने डायामैग्नेटिक की बात कर दी थी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो 1 से कम होनी चाहिए। उसका जो कायम होता है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है। और मैंने बताया भी था कि -1 और 0 के बीच में लाई करती है, 0 से लेस और -1 से थोड़ा ज़्यादा होती है, इन्हीं के बीच में लाई करती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं इनका वैसे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। मैंने ये भी कहा था कि जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये लगभग सब में होती है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अब इसके बाद अगर हम इसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ग्राफ खींचें, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कायम है और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो कायम होता है, मैंने आपको बताया है, वो अमूमन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। आप जैसे इस पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लिया मैंने, अब टेम्परेचर को आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कायम वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस होगी। लेकिन वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम ग्राफ को नीचे से बनाते हैं ऐसा, इस तरीके से। तो ये पैरेलल टू द क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस होगी। मतलब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, इट इंडिपेंडेंट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ diamagnetic substance is independent than to absolute temperature, इस तरीके से। और ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको आप बना दीजिए ये। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, नोट करिए इसे जल्दी से। What is the paramagnetic substance? जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, तो ये क्या होता है, इनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अलाइन होता है टुवर्ड्स द बीकर टू द स्ट्रॉन्गर फील्ड। वहां स्ट्रॉन्गर टू बीकर होती थी। ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने से ज्यादा कंसंट्रेट होकर, मतलब थोड़ा बढ़ जाती है। अगर हम देखें इसको ऐसे समझे कि ये क्या है, कोई सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और देखेंगे कि स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले क्या रही होगी कि
डेंसर रही होंगी तो इधर से जाते हुए क्लोज और हो जाती हैं। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन पास फोर्सेज होती हैं वो थोड़ा सा फीबली बढ़ जाती हैं इस तरीके से। तो पहले से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके कंपैरिजन में जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये और ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये बी नॉट जो स्पेस में, तो अंदर जो होगी बी, वो इसकी जो नेट वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, अंदर बढ़ जाती है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो बी होगा वो इन दोनों का समेशन होगा, बी मीडियम में प्लस बी नॉट में, ये तो नेट जो बी होगा वो पहले के बी से थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं कि बी इज ग्रेटर देन बी नॉट, इसके जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता था कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, वो क्या होते ज्यादा कंसंट्रेटेड आते थे और यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम दिखती थी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कंसंट्रेशन जब अंदर आते हैं तो ये जो इनके जो क्या होते हैं कि डाइपोल मोमेंट होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ज्यादातर के हो जाते हैं, ज्यादातर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि इनकी जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी कंपेरिजन टू द स्पेस में। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जाहिर सी बात है अगर इनका बी बी नॉट से ज्यादा है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मीडियम का ये है म्यूएम, ये ज्यादा होगा म्यू नॉट से। और अगर ये ऐसा है तो आप जान रहे हैं कि म्यूएम जो होगा अपान में म्यू नॉट, ये ग्रेटर हो जाएगा 1 से। मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो म्यू आर होगी वो 1 से बड़ी होगी इस तरीके से। और हमने आपको बताया कि जो म्यू आर होता है वो होता है 1 प्लस आईएम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और अगर ये 1 से बड़ा होगा तो ये इधर आएगा तो काईएम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। मतलब अगर ये 1 से बड़ा होगा तो आप देख रहे हैं कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और अगर म्यू आर 1 से बड़ा है तो क्या होगा कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये इधर में आएगा तो -1, और 1 से ज्यादा में से 1 कम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये होगा कि काईएम जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये आपको बात ध्यान रखनी है। एग्जाम अब आप करेंगे क्या, अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे और नोट्स में क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखेंगे, उनमें ये चीजें लिखेंगे और जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं उनको आप वहां पर अरेंज कर लेंगे। सारे डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल लिखेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ताकि आपको याद रहे। दूसरी चीज पैरामैग्नेटिक फिर ऐसे बनाएंगे, पैरामैग्नेटिक में ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये तो लिखेंगे प्लस एग्जांपल वहां से मेंशन कर लेंगे। और ऐसे क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी बनाएंगे। और ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको आनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड बातें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें वो आप टेक्स्ट बुक से ये होमवर्क करते चलेंगे सारे टॉपिक में। एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड करेंगे और नोट्स जो है बनाते चलेंगे, साथ में ये करते चलेंगे। ठीक है, नोट करिए इसे। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अगर पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अंदर क्या होता है कि जो डायपोल मोमेंट होते हैं एटम के, बहुत हर एटम अपना पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट रखेगा। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन
पैरामैग्नेटिज्म। तो वो ये है कि जैसे ये कोई मैटर है, मैटर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे एटम होंगे और उनका क्या होगा, अपना ऑर्बिटल मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, और मूवमेंट की वजह से वो अपना क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। तो उस समय क्या होता है, उनका डाइपोल मोमेंट रैंडम होता है। जैसे ये इसका डायरेक्शन इधर है, ये इधर है, इस तरीके से ये इधर है, ये डाइपोल मोमेंट इधर है, ये इधर है। तो इनके जो भी डाइपोल मोमेंट्स हैं वो रैंडम है, ऐसे इस तरीके से। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ज्यादातर के डाइपोल मोमेंट क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं फील्ड की। ये जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक्सटर्नल, तो ज्यादातर क्या हो जाते हैं, फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं। आप देखेंगे तो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड, सारे तो नहीं, लेकिन ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती हैं, वो अलाइन हो जाती है इस तरीके से। तो ज्यादातर फील्ड जो होती है वो अलाइन टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, तो ये पैरामैग्नेटिज्म होती है। ये फील्ड के अलोंग हो गए ज्यादा से ज्यादा डाइपोल मोमेंट। और पहले क्या होता है, ये रैंडम डाइपोल मोमेंट है, रैंडम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये अलाइन है, या अलोंग हो गए। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो अलाइनमेंट जो हो गया इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ये पैरामैग्नेटिज्म है, या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है मटेरियल का। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये तो हो गया। दूसरा, जैसे हमने वहां डायमैग्नेटिज्म के लिए टेम्परेचर का रिलेशन आपको बताया था कि टेम्परेचर वहां इंडिपेंडेंट होता है, किस पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, नेगेटिव जरूर होती है, जबकि यहां हमने क्या बताया आपको, नेगेटिव तो नहीं होती मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और आपको स्लाइटली पॉजिटिव होती है। और मैंने आपको ये बताया कि वहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता था, यहाँ ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है। और जो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी होती है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। और इसको क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। तो क्यूरीज लॉ क्या है, वो टेम्परेचर जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करने की प्रॉपर्टी है। क्यूरीज लॉ, इन्होंने ये बताया कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी की। या हम ये कह सकते हैं कि आई जो होती है, ये होती है यहाँ से ये बी नॉट बाई टी, जो हम फील्ड को अप्लाई करते हैं बी को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, वो क्या होती है, बी नॉट अपॉन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी होती है। मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, intensity of magnetization of paramagnetic substance is inversely proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अब इसको थोड़ा सा और आप ध्यान से देखें तो ये जो I है ये म्यू नॉट इंटू हम H लिख सकते हैं, अपान में ये हो जाएगा T इस तरीके से, और इस H को अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा I/H इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ये, और आप जानते हैं कि जो काईएम होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये होती है I/H, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। ये बताया था आपको, ये भी बताया था कि डिग्री ऑफ ईज होती है कि कोई चीज कितना आसानी से कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है, तो जितना हाई क्या होगा उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ग्रेटर द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इजी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो होगा। तो ये I/H हो जाएगा, तो जितने की वैल्यू हम क्या लिख देंगे काईएम, तो आप देखेंगे कि जो काईएम होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान में एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, लाइक दिस। ये नोट कर लीजिए। अब यहां से अगर हम क्या करते हैं कि ये इस प्रोपोर्शन में आता है और यहाँ एक कांस्टेंट लाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट C, इधर लिख देते हैं, यह ऊपर मिटाई देते हैं। एक चीज यहां से आपने और देखा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और काईएम भी जो होता है ये भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, ये म्यू नॉट बाई T अभी बताया, और यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये C कांस्टेंट आता है, ये म्यू नॉट बाई C जो होता है, सॉरी म्यू नॉट T इंटू में C, इसे क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट। और यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी केवल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल नहीं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ये तो आप ये लिख सकते हैं इसको कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is inversely proportional to the absolute temperature, कैपिटल T, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे कहते हैं तो क्यूरी सॉरी ये चाहे वो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी हो मतलब I हो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी, चाहे वो काईएम हो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगी। ये बात आपको पैरामैग्नेटिज्म में ध्यान रखना है। और अगर इसके बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो वहां तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये ग्राफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था काईएम के बीच में और T के बीच में, मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था। लेकिन यहाँ क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, 1/T का फॉर्मेट होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ RH होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो इसका ग्राफ भी ड्रा कर लीजिए। तो यहां से ये समझना है कि ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए केवल उनके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती बल्कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है।
और जैसे जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर कम करते जाते हैं, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को लो करते जाएं तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, मतलब इनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है। लगभग सारे जो डाइपोल मोमेंट होते हैं एटम के वो अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड के, ऑलमोस्ट सारे धीरे धीरे क्या होते हैं मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाते हैं। और उसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर को और कम करते जाएंगे तो बियॉन्ड दिस लिमिट ये क्या कर जाएंगे, फिर क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, फिर वो दूसरा पैटर्न होता है, वहां से आगे बताएंगे कि वो फेरोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर को हम क्या करते जाएंगे, अगर बहुत लो करेंगे तो एक लेवल के बाद क्या होगा, अगर सारे मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएंगे तो फिर वो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई होगी, आप इसको पढ़ भी लेंगे। इसको मैं लिखा दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ आपको कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, ये सिर्फ और केवल सिर्फ उनके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर लाइक दिस। और एज टेम्परेचर डिक्रीजेज the property of magnetization increases because almost magnetic dipoles of the individual atoms in the matter align towards the field. If all the dipoles of the every atom align towards the magnetic field or external magnetic field, then at this temperature beyond these temperature ये alignment क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्यूरी लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म। व्हाट इज द पैरामैग्नेटिज्म, सॉरी फेरोमैग्नेटिज्म। तो मैंने आपको दो बता दिया, एक तो डायामैग्नेटिज्म, एक पैरामैग्नेटिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज इन प्रेजेंस ऑफ external magnetic field। तो अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं उनका क्राउड बढ़ जाता है बाहर के कंपैरिजन में। मतलब अगर हम ये मैग्नेटिक मटेरियल बनाएं, कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि बाहर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं उनकी कंसंट्रेशन और जो अंदर होती है उनकी कंसंट्रेशन में, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। जैसे आप देखेंगे यहाँ इनके बीच का गैप ज्यादा है, लेस कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पर इनका क्राउड कम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, और यहाँ ज्यादा है, इनके बीच का क्राउड ज्यादा है, इनके बीच का गैप कम है, मतलब क्राउड ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ज्यादा होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। जैसे ये बात करते हैं, तो जैसे जैसे इसमें से ये पास करती जाएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इस तरीके से ऐसा, तो इसमें बहुत हायर कंसंट्रेशन होती है अंदर, मतलब जो मीडियम के अंदर या जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है मटेरियल में वो बहुत हाई होती है कंपेयर्ड टू द स्पेस।
मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, इज मच मच ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द स्पेस। मतलब अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। तो यहां से एक बात ये भी बोल सकते हैं कि जो मीडियम के अंदर इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी फील्ड अंदर होगी ये बहुत ज्यादा होगी स्पेस वाले से। स्पेस में जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उससे कहीं ज्यादा होगी। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इन दोनों का रेशियो होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन द मीडियम इन स्पेस के रेशियो जो होंगे वो 1 से बहुत मच हाई होंगे, ज्यादा होंगे। और इसी को हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होगी म्यू आर से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आल्सो मच ग्रेटर देन 1 लाइक दिस। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द ferromagnetic substances relative magnetic permeability is much higher than 1, while in case of the relative magnetic permeability of the paramagnetic substances is slightly greater than 1, and in case of the diamagnetic substances it is less than 1, very sorry। उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब यहां से आप सोच पा रहे हो कि इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो सकती है। तो जो म्यू आर होता है वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, आप इसे नोट करिए पहले। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो होती है 1 प्लस कायम तो 1 प्लस कायम का मतलब ये होगा कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाएगी 1 प्लस कायम। और आपको बताया अभी कि म्यू आर जो है ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी मच ग्रेटर देन 1, और ये वैल्यू अगर मच ग्रेटर देन 1 है मतलब म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है तो इधर भी आएगा तो ये भी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा में से 1 घटेगा तब भी ये ऑलमोस्ट क्या होगा, काफी ग्रेटर होगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है, वो 1 से बहुत बड़ी होगी, मतलब ये हायर पॉजिटिव नंबर होगा, ज्यादा पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आएगी काईएम की। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो काईएम होगा ये मच ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ये हायर पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये बोल सकते हैं ये हायर पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये हायर पॉजिटिव वैल्यू होगी, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये हायर पॉजिटिव वैल्यू नहीं हुआ करती थी, ये काफी लो पॉजिटिव वैल्यू होती थी अगर आपको याद हो तो। और हमने बात करी थी जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते थे वहां ये 0 होती थी। अभी कंपेयर करके सारे लिख भी देते हैं साहब। तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसके लिए है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बहुत हाई होगी, ये सारी चीजें। अब इसके बाद अगर आपसे हम बात करते हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, या इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आप देंगे, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इनमें कुछ जो डाइपोल मोमेंट होते हैं इंडिविजुअल एटम के किसी मैटर के अंदर, तो बहुत सारे एटम एक तरफ इंडिविजुअल उनका अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनवाइट होकर के क्या करता है कि बहुत सारी ऐसे डोमेन बनाता है जिनका एक अपना खुद का क्या होता है डाइपोल मोमेंट अलाइन रहता है। जैसे अगर हम इसको ज्यादा बेहतर ये होगा कि इस डोमेन को हम आपको बना के दिखाएं, जैसे ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये एक डोमेन है
इस डोमेन के अंदर आप ये देखेंगे कि ज्यादातर जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटम के वो अलाइन है एक तरफ। तो ये बहुत सारे एटम जो है जिनका एक तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो अपना मिलकर एक डोमेन क्रिएट कर लिए। ये दूसरा डोमेन है जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम का अपना फिक्स है इस तरीके से। एक दूसरी डोमेन है। तो ये डोमेन का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे एटम जो हैं वो अपना डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं, अलाइन होकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी टाइप का बनाते हैं जिसे हम डोमेन कह रहे हैं। ये डोमेन कॉन्सेप्ट है ऐसे। ये एक दूसरा डोमेन है। इनके सारे एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, हर एटम एक फिनी मैग्नेट की तरफ वर्क कर रहा है, उसके अराउंड क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो क्या है, करंट कैरिंग कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। और जब करंट कैरिंग कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो सबका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा हर कॉइल का, या आप ये बोल सकते हैं कि हर एटम का। तो सब में तो पैरामैग्नेटिज्म में ये इस तरीके से होते थे, लेकिन यहाँ कॉमन बहुत सारे एटम मिलकर के क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना डाइपोल मोमेंट अलाइन करते हैं और वो एक अपना एक रेंज बना लेते हैं, जोन बना लेते हैं जिसे हम डोमेन कहते हैं। जैसे ये एक डोमेन है, ये कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरीके से जब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे होता ये जो डोमेन्स हैं इन डोमेन्स में कुछ चेंजेस आते हैं और वो डोमेन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग है उसकी साइज धीरे 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 बढ़ती जाती है, मतलब मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जैसे हल्का हल्का टेम्परेचर हम कम करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट डोमेन जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। मतलब ये जो अलाइन वाला डोमेन है जो अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड है उसकी साइज ग्रो करेगी और ग्रो करते 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 काफी ग्रो कर जाती है। मतलब लार्जर पार्ट में जो डोमेन होगा वो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज वाला, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है जो हमने अप्लाई करा है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम का हम दिखा रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि ये डोमेन की साइज ये हो गई जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ इस तरीके से है। आप देख रहे हैं कि ये जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वाला डोमेन है वो कितना लार्ज हो गया, मतलब ज्यादातर एटम क्या हो गए, इंड्यूस होके अपना डाइपोल मोमेंट ये बढ़ा दिए। पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बाकी जो बचे हुए डोमेन थे वो साइज में कम रहे। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से तो बाकी डोमेन पे डोमिनेट कर गया वो डोमेन जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड था इस तरीके से। और धीरे धीरे जैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाता है ना इसकी साइज और बढ़ती जाती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी जो डोमेन जो मेजॉरिटी ऑफ द एटम होंगे उनका डाइपोल मोमेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड हटाते भी हैं तब भी इस एरिया में बहुत ज्यादा कमी नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि फिर से इस चीज को रिवेल कर ले, ये थोड़ा ही छोटा होता है। मतलब कुछ ऐसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होती हैं फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें फील्ड हटाने के बाद भी ये काफी चीजें गेन किए रहते हैं, काफी मैग्नेटिज्म वो गेन किए रहते हैं। डोमेन अलाइन हो गई एक बार तो क्या होती है वो कंप्लीटली हो जाती है, परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करने लगते हैं।
आगे भी इस तरह से इसमें बताएंगे भी। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वीक से टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड की तरफ इनका जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का होता है, ये होता है फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। ये पैरामैग्नेटिज्म में होता है लेकिन कम होता है, काफी कम होता है, डोमेन नहीं होते, रैंडम एटम के डाइपोल मोमेंट हैं और थोड़ा बहुत अलाइनमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में कुछ विशेष अंतर है। नोट हो गया होगा, ये कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद अगर इसमें हम टेम्परेचर वाले फैक्टर की बात करते हैं, तो जैसे वहां क्यूरी लॉ होता है वैसे यहां भी क्यूरी लॉ होता है। क्यूरी डैश में बीजमॉल लॉ होता है, या इसे बीज लॉ बोलते हैं। क्यूरी बीज लॉ, ये भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इनके जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कायम, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये C/T माइनस TC ये होती है, और जो TC होता है इसी को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, या इन्वर्जन टेम्परेचर भी कभी कभी कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो क्यूरी बीज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो कायम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इस तरीके से C/T माइनस TC, और ये जो TC टेम्परेचर है इसी को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, या इसी को हम क्यूरी पॉइंट कहते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिसके बाद अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो सब्सटेंस किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, इसको नहीं। जैसे मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, जैसे ये ग्राफ भी बनाते हैं आपको तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करेगी, कम होगी, या टेम्परेचर कम करने पे बढ़ेगी, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये क्या करेगा, इस तरीके से RS ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है टेम्परेचर का ये TC होता है, मतलब यहां तक ये क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म को फॉलो कर रहा है। या फेरोमैग्नेटिक है सब्सटेंस। और इसके बाद देख रहे हैं जैसे एक टेम्परेचर के बाद हम फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता, फिर ये लॉ जो है कायम, ये फिर क्यूरी के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है C/μ0/T में, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये यहां से फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो करने लगता है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फेरोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक
पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो अलाइनमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है और जो डोमेन का साइज घटने लगता है। और एक टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऐसा माना जाता है कि रैंडमनेस बढ़ जाती है डाइपोल मोमेंट की एटम के, और अलग अलग डोमेन में ब्रेकडाउन भी हो जाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम अपना डाइपोल मोमेंट जो अलाइनमेंट हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि डायमैग्नेटिक या नेट कैंसिल हो जाए, वो धीरे धीरे पैरामैग्नेटिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट कहते हैं, या इस टेम्परेचर के बियॉन्ड क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिज्म में शिफ्ट हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने लगेगा। तो इधर फेरोमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये ग्राफ ओवरऑल जो पूरा क्यूरी लॉ ने बताया, तो यहाँ तक ये क्या करता है, फॉलो होता है। उसके बाद इसके बाद फिर ये इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये आपका हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन भी हो गया, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे ये तीनों चीजें। तो आपको ये तीनों एक साथ ध्यान रखना है, और तीनों का मैंने कंपैरिजन अभी मैं करा दूंगा इसके बाद कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक एक साथ आप एक चार्ट टाइप का बना देंगे। तो ये आप जानते रहे डाया, पैरा और फेरो। तो इसमें हिस्टेरेसिस के बाद एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, नोट करिए इसको।